मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा करेंगे कि वकालत की प्रैक्टिस के दौरान अक्सर हमारे सामने आपसी सहमति से तलाक के मामले कई बार आ जाते हैं, जो कि मुस्लिम विधि में बताए गए हैं। अब उन तलाक के मामलों की लिखा पढ़ी किस प्रकार से की जाएगी, ये हमारे सामने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पैदा होता है। क्योंकि नोटरी सेल के द्वारा ये बता दिया गया है कि नोटरी वकील पब्लिक मैरिज अधिकारी नहीं है, वो एक दस्तावेजों को प्रमाणित करने का उनको अधिकार है। तो विवाह और विवाह विच्छेद से संबंधित दस्तावेजों का निष्पादन नोटरी एडवोकेट के द्वारा नहीं किया जाएगा। लेकिन मुस्लिम विधि में ये प्रावधान दिया गया है कि बगैर न्यायालय में जाए भी दोनों पक्ष यदि आपस में सहमत हैं तो आपसी सहमति से उस विवाह को विच्छेद वो कर सकते हैं। लेकिन वो उसकी विधि घोषणा चाहते हैं तो अदालत में उसके आधार पर दावा लगा सकते हैं। वो जो मुबारकनामा उन्होंने लिखा है उस लिखित के आधार पे गवाह कराकर अदालत से वो डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे और साथ ही जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के समक्ष इससे रिलेटेड एक मुकदमा मेरे द्वारा जो लड़ा गया था उसमें क्या निर्णय पारित किया गया उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और कुटुंब न्यायालय अधिनियम की धारा 7B पर भी हम चर्चा करेंगे, जिसके तहत अदालत में मुकदमे इसमें पेश किए जा सकते हैं। और दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं आपसी सहमति से तलाक के संबंध में, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और इस पे एक ई बुक भी लिखी गई है मेरे द्वारा, जिसका टाइटल है मुबारक कोष्टक में मुबर्रा तलाक, मुस्लिम पर्सनल लॉ में सहमति से तलाक, मुबर्रतनामा का तलाक व प्रक्रिया और ई बुक उपलब्धता। ये हमारा उसका ई बुक का टाइटल है, वीडियो का टाइटल है। इस ई बुक की में जो सब्जेक्ट मेरे द्वारा शामिल किए गए हैं इसमें प्रस्तावना है, नंबर 1 है परिचय, नंबर 2 है मुबारक कोष्टक में मुबारक की परिभाषा है, नंबर 3 है मुबारक की प्रक्रिया, नंबर 4 मुबारक और खुला में अंतर, नंबर 5 कानूनी आधार, नंबर 6 मुबारक के लाभ और नंबर 7 मुबारक की सीमाएं। इन सब पे भी हम ई बुक में चर्चा करेंगे। और इसमें कुछ साइटेशन भी मेरे द्वारा लिखी गई हैं और एक साइटेशन जो जजमेंट में जो जिसके आधार पे मेरे पक्ष में डिसीजन दिया गया था वो भी मैं इस विषय में हम चर्चा करेंगे। इस जजमेंट पे थोड़ा सा दिशा निर्देश बता देता हूँ, मतलब दिशा निर्देश क्या सर, जानकारी आपको प्रदान कर देता हूँ। ये जो है कि 24 सितंबर 2021 को क्रिमिनल अपील में इसमें फैसला किया गया था। और ये धारा घरेलू हिंसा के तहत मुकदमा पेश किया गया था जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के समक्ष धारा हिंसा के तहत आवेदिका ने। और 19 जुलाई 2016 को इसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के द्वारा आदेश पारित किया गया था। धारा 12 घरेलू हिंसा में जो महिला के द्वारा जो आधार लिए गए थे कि उसको मारा पीटा गया और दहेज मांगा गया और इस प्रकार से उसको भगा दिया गया। लेकिन इसमें इस मुकदमे के पहले ही दोनों पक्षों के बीच में एक 50 रुपए के स्टाम्प पर दोनों पार्टियों ने उनके फोटो लगाए थे और फोटो लगाने के बाद उसकी नोटरी वकील साहब से नोटरी करवाई थी और एक दस्तावेज निष्पादित करवाया था जिसमें लिखा गया था कि हमारा आपसी सहमति से तलाक हो गया है और मेहर राशि भी दे दी है, दहेज भी सारा लौटा दिया है, अब कुछ लेना देना बाकी नहीं है और दोनों एक दूसरे के खिलाफ कोई हम दावा मुकदमा नहीं करेंगे। ये सर मामला है 2016 से भी पहला का, समथिंग 2013 का। तो उस समय तो इस प्रकार के गवर्नमेंट की ओर से, नोटरी सेल की ओर से ऐसे कोई प्रतिबंध नहीं थे कि विवाह और विवाह विच्छेद से संबंधित दस्तावेजों का निष्पादन नोटरी वकील के द्वारा नहीं किया जाएगा, इसलिए वो उसका एफिडेविट निष्पादित हुआ था। मैं जो है कि जेंट्स की तरफ से था, जिसको कहते हैं कि पति की तरफ से मेरे द्वारा ये शपथ पत्र अदालत में पेश किया गया था। प्रदर्श P1 में इसको एग्जिबिट भी करवाया गया था। तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हम मेरे द्वारा मेरे पक्षकार की ओर से निवेदन किया गया था कि चूंकि इनका तलाक आपसी सहमति से हुआ है और 125 में जो उपधारा में बताया गया है कि कुछ आधार हैं जिसमें यदि आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं, जारता की स्थिति में रह रही है और भी एक दो आधार हैं जो उस ग्राउंड के आधार पे यदि पत्नी रहती है अलग तो वो भरण पोषण के अधिकारी नहीं होगी, इसका भी हवाला बताया गया था और कुछ जजमेंट भी बताए गए थे। लेकिन उसके बाद भी अधीनस्थ न्यायालय जेएमएफसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों को अमान्य किया गया और महिला के पक्ष में आदेश पारित किया गया था। उस आदेश में बताया गया था कि घरेलू हिंसा की परिधि में माना था उसके मामले को और 1500 रुपये 1500 रुपये का महीने का आदेश मेरे पक्षकार को किया गया था।
और इसी के साथ ही प्रतिकर स्वरूप भी 1,000 रुपए की राशि देने का आदेश दिया गया था। इससे इस आदेश के विरुद्ध मेरे पक्षकार की ओर से क्रिमिनल अपील अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के समक्ष दाखिल की गई थी और वहां पे हमारे द्वारा सभी जानकारियों को डिटेल में बताया गया था और इसमें दिनांक 24 सितंबर 2021 को अतिरिक्त जज साहब एडीजे साहब के द्वारा जजमेंट पारित किया गया था। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो जजमेंट दिया गया था, वो जजमेंट में जो बेसिक ग्राउंड का हवाला दिया गया था उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। जो एडीजे साहब के यहाँ हमारे द्वारा जो इसकी अपील पेश की गई थी धारा 29 घरेलू हिंसा के तहत, उसमें मोहम्मद मुस्तफा बी के वर्सेज हर्षा एम ए एंड, इसका भी हवाला दिया गया था मुबारक उर्फ मुबर्रा के विश्लेषण में माननीय जज साहब के द्वारा। क्योंकि मुबारक उर्फ मुबर्रा एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आपसी सहमति से अलग हो जाना। तो इसमें सर जो जजमेंट में पारित किया गया था वो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जज साहब के द्वारा ये पारित किया गया था, इसमें बताया गया था कि घरेलू हिंसा कारित नहीं होना इनके द्वारा माना गया और जो आदेश था 19/7/2016 का उसको पूर्णतः स्थिर रखे जाने योग्य नहीं माना गया और विद्वान विचारण न्यायालय का आलोच्य आदेश 19/7/2016 अपास्त किया जाता है और मूल अभिलेख में संलग्न कर विद्वान विचारण न्यायालय को वापस किया जाए। मतलब ये हमारी अपील स्वीकार कर ली गई थी और अपील स्वीकार करने के बाद महिला को भरण पोषण का अधिकार नहीं दिया गया था। तो महिलाएं इस मामले में हाई अलर्ट हो जाएं कि यदि वो चाहती हैं कि वो तलाक नहीं लेना चाहती हैं तो आपसी सहमति से लिखा पढ़ी बिल्कुल ना करें। क्योंकि यदि आपने एक बार लिखा पढ़ी कर ली तो ये प्रैक्टिकली उदाहरण है जो आप देख रहे हैं कि जज साहब के द्वारा उसमें भरण पोषण का कोई अधिकार उनको पाने का अधिकारी नहीं माना गया। तो ये एक प्रकार से आप समझ लें, यदि आपने आपसी सहमति से तलाक ले लिया है तो आप अपने भरण पोषण के अधिकार को भी एक तरीके से उसके साथ ही छोड़ देते हैं। इसके बाद भी विपक्षी अधिवक्ता महोदय के द्वारा इस आदेश को होने के बाद भी 125 का अलग से एक आवेदन पेश किया गया था। ये धारा 12 घरेलू हिंसा के तहत पेश किया गया था, वो 125 के तहत पेश किया गया और उसमें फिर खर्च की मांग उनके द्वारा की गई। वहां से अधीनस्थ न्यायालय ने उनके जो उसमें जो अंतरिम की मांग की थी उसको निरस्त कर दिया। उसके खिलाफ उन्होंने फिर एडीजे कोर्ट में अपील पेश की। 125(3) जो अंतरिम खारिज किया गया था उसके विरुद्ध, वहां से भी उनका आवेदन निरस्त किया गया। तो इस प्रकार से आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो टॉपिक हमारा यही है। इसमें मैं कुछ आपको बता भी दूं सर, आपसी सहमति का मामला है चूंकि हमारा, और वो भी आपसी सहमति का ही था जो मैंने आपको अभी जजमेंट का हवाला बताया। लेकिन महिला के द्वारा आपसी सहमति से तलाक लेने के बाद भी 125 भरण पोषण की याचिका दायर की गई जो वर्तमान में 144 कर दी गई है भारतीय न्याय संहिता 2023 में। ये 125 जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की उसके तहत मैंने आपको बताया था। और यदि आपसी सहमति से हो जाता है तो फिर तो अदालत में दोनों पक्ष नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कोई पक्ष चला जाता है तो उसका भी मैंने आपको एक प्रैक्टिकली बताया जो अभी एडीजे कोर्ट में फैसला किया गया है। हालांकि पार्टी उच्च न्यायालय तक नहीं गई, हाई कोर्ट तक नहीं गई, लेकिन फिर भी मैं दिल्ली हाई कोर्ट में जो कुछ इस विषय में दिशा निर्देश दिए गए उसके बारे में बता दूं। दिल्ली हाई कोर्ट ने तलाकनामा, मुबारक समझौते आदि के आधार पर मुस्लिम विवाह को भंग करने के लिए पारिवारिक न्यायालयों को कुछ निर्देश जारी किए गए। इसमें जो सबसे जबरदस्त और अच्छी बात यह है कि पत्नी का मामला यह था कि पति के साथ उसका विवाह मुबारक के अनुसार भंग हुआ था। ये दिल्ली हाई कोर्ट के जो गाइडलाइन जारी की गई थी उसके बारे में सर बता रहा हूं मैं। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत के अधिनियम 1937 के तहत मान्यता प्राप्त तलाक के तरीकों में से एक था। पार्टियों ने मुबारक के संबंध में अपने विवाह को भंग करने पर मुबारक समझौते को निष्पादित किया और अपने विवाह के विघटन की आधिकारिक घोषणा के लिए पारिवारिक न्यायालय अधिनियम की धारा 7 के तहत पारिवारिक न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर थे। पारिवारिक न्यायालय अधिनियम की धारा 7 बड़ी महत्वपूर्ण है। इसी के तहत आवेदन पेश किया जाता है। दोनों पक्ष यदि सहमत हैं तो वो जो लिखा पढ़ी है उस लिखा पढ़ी के आधार पे जो जिसकी ड्राफ्ट भी मैंने तैयार करके रखी, ई बुक के अंदर है, वो मैं आपको बताऊंगा। उस ड्राफ्ट के आधार पे जज साहब के समक्ष याचिका लगाई जा सकती है कुटुंब न्यायालय अधिनियम की धारा 7 के तहत, और उसमें बयान भी होंगे। और ये शरीयत अधिनियम 1937 में भी परिभाषित किया गया है कि व्यक्ति इससे लाभ प्राप्त कर सकता है आपसी सहमति से।
तो इसमें सर अपील का निपटारा करते हुए पीठ ने कहा कि मुबारक जिसमें विवाह पक्षों की सहमति से भंग किया जाता है मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत विवाह विच्छेद का एक मान्यता प्राप्त तरीका है। इसमें शायरा बानो का एक बड़ा प्रसिद्ध मामला है सर, आपने सुना होगा कि शायरा बानो में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से उसको भी नोट किया गया था। इसको दिल्ली उच्च न्यायालय ने इसके बारे में बताया था और मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत मुबारक के माध्यम से विवाह विच्छेद को विधि मान्यता प्राप्त है। तो ये तो सर दिल्ली हाई कोर्ट का मामला हो गया और इसमें न्यायालय ने यह भी कहा था कि समझौता केवल पक्षों के बीच एक निजी समझौता होता है, ये मुबारकनामे का। इसलिए यदि पक्ष चाहते हैं कि उनके विवाह के विघटन के तथ्यों को सार्वजनिक दस्तावेज के रूप में किया जाए तो उनके लिए पारिवारिक न्यायालय अधिनियम की धारा 7B के तहत अपने विवाह की स्थिति के बारे में घोषणा प्राप्त करना हमेशा खुला है। मतलब 7B पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, कुटुंब न्यायालय अधिनियम भी कहते हैं इसको, पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, कुटुंब न्यायालय अधिनियम की धारा 7B के तहत आवेदन पेश किया जाएगा। और चूंकि आप आपसी सहमति से पहला मुबारकनामे की लिखापढ़ी कर चुके हैं तो उस मुबारकनामे की लिखापढ़ी को भी उसके साथ दस्तावेज सूची अनुसार पेश किया जाएगा। दोनों पक्षों के उसमें गवाह होंगे और अदालत उसमें उसको विधिवत उसकी घोषणा कर देगी, जो एक वैलिड दस्तावेज आपके पास हो जाएगा। हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत यह आवश्यक नहीं है कि न्यायालय से ही डिग्री ली जाए। यदि आपसी सहमति से तलाक लिया जाता है तो वो भी विधि अनुसार मान्य माना जाएगा। अब इसमें जो ई बुक मेरे द्वारा तैयार की गई है सर, उस ई बुक में से जो ड्राफ्ट है मुबारकनामे की क्या होगी, उसमें दहेज की सूची, संतानों का और संपत्ति का जो विवाह के दौरान खरीदी गई आदि समस्त बातों का बड़ा ध्यान रख के उल्लेख किया जाएगा। तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए सर अब आगे की जानकारी मैं आपको इस ई बुक के अंदर मैसेज देता हूं। मैं जो है मुबारक कोष्टक में मुबर्रा तलाक, मुस्लिम पर्सनल लॉ में सहमति से तलाक, मुबारकनामा ड्राफ्ट और प्रक्रिया ई बुक उपलब्ध। ये हमारे वीडियो का टाइटल और शीर्षक है। तलाक जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत आपसी सहमति से विवाह विच्छेद की जो पूरी प्रक्रिया है वो इसी बुक के अंदर बताई गई है। और चूंकि बड़ी खुशी के साथ दो लोग आपस में जुड़ते हैं, दो परिवार जुड़ते हैं और एक अरमान और एक उम्मीद के साथ अपना नया जीवन प्रारंभ करते हैं दोनों पति पत्नी, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य होता है कि उनके संबंध किसी कारण की वजह से टिक नहीं पाते और उन्हें मजबूरन एक दूसरे से अलग होना पड़ता है। ये एक बड़ा ही दुखद क्षण है और एक नई जिंदगी की शुरुआत भी है। तो इसी के संबंध में मैंने कुछ 2 लाइन शुरुआत में लिखी हैं ई बुक के अंदर, जो मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूं। हर खत्म के बाद एक नया आगाज होता है, जहां दर्द छूट जाता है वहीं सुकून का राज होता है। जिन्हें चाहा था कभी उन्हें दुआओं में छोड़ दिया, कभी कभी मोहब्बत की तामीर रिहाई में होती है। हर अंधेरी रात के बाद एक सवेरा आता है, बिछड़ कर भी कभी कभी नया रास्ता नजर आता है। तो ये सर मैंने इसके संबंध में लिखी है 2 लाइन, जिससे आप संपूर्ण चीज को समझ सकते हैं कि इसका क्या अर्थ है, कि किस प्रकार से एक दुख भी है और एक नए जीवन की शुरुआत भी है। विषय सूची हालांकि मुस्लिम विधि में बड़ा ही रियल मामला इसको माना गया है कि इस कोई कंडीशन ऐसी बनती है तो आप आपसी सहमति से कर सकते हैं, वरना इसकी निंदा ही की गई है किसी ना किसी रूप में तलाक की। विषय सूची इसकी जो बनाई गई है उसमें हम चर्चा करेंगे सर प्रस्तावना, परिचय, मुबारक, मुबर्रा की परिभाषा, मुबारक की विशेषताएं, मुबारक की प्रक्रिया, मुबारक और खुला में अंतर, कानूनी आधार, मुबारक के लाभ, मुबारक की सीमाएं और निष्कर्ष, समापन और डिस्क्लेमर। इस पे हम पूरी बुक में चर्चा करेंगे। तो हम ये आप देख रहे हैं परिचय है इसका, और परिभाषा तो मैंने सर आपको बता ही दी। मैं एक बार और बता देता हूं कि इसमें दोनों पक्षों में से कोई भी प्रस्ताव कर सकता है, प्रस्तावक कोई भी हो सकता है, आपसी सहमति से इसे किया जाता है। खुला में सिर्फ महिला के द्वारा ही प्रस्ताव किया जाता है। तो मुबारक एक ऐसा तलाक है जिसमें पति और पत्नी आपसी सहमति से अपने वैवाहिक संबंधों को समाप्त करते हैं। इसमें ना तो किसी एक पक्ष पर दबाव डाला जाता है और न ही किसी प्रकार का कानूनी विवाद उत्पन्न होता है। ये इसकी डेफिनेशन है, बड़ी आसान है। इसकी जो विशेषताएं हैं, उसकी विशेषताओं में सबसे महत्वपूर्ण है आपसी सहमति का आधार। दोनों पक्षों के बीच में कोई विवाद नहीं होता और आपसी सहमति से ही सारा कार्य किया जाता है। दूसरा है मेहर दहेज का निपटारा। मेहर लौटाने की आवश्यकता दोनों की सहमति पर निर्भर करती है। वैसे अमूमन मेहर लौटाने का उल्लेख उसमें किया ही जाता है। इद्दत की अवधि, तलाक के बाद पत्नी को 3 मासिक धर्म चक्र की अवधि पूरी करनी होती है। विवाह विच्छेद का प्रभाव, तलाक के बाद पति पत्नी एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं और दूसरा विवाह करने के लिए भी स्वतंत्र होते हैं और एक दूसरे के मेंटेनेंस की भी उनकी जिम्मेदारी नहीं होती है। हालांकि उसमें बताया गया है कि बहुत से लोग ये आधार लिखते हैं कि अधिवक्ता गण की अभी तलाक हो गया है, लेकिन उसके बाद भी जब तक वो दूसरा विवाह नहीं कर लेती 125(3) के तहत भरण पोषण के अधिकारी मानी जाएगी।
लेकिन चूंकि आपसी सहमति है तो उसमें भी सर 125(3) में जो बताया गया है उसकी डेफिनेशन में भी बताया गया है। मैं आपको बता दूं, मुझको मिल भी गया कि हाँ सर, ये इसमें जो चौथे नंबर का जो दिया हुआ है 125(4) में, मैं पढ़ के बता देता हूं मैं आपको। नो वाइफ शेल बी इंटाइटल्ड टू रिसीव एन अलाउंस फ्रॉम द हस्बैंड अंडर दिस सेक्शन if she is living in adultery, or if without any sufficient reason she refused to live with her husband, or if they are living separately by mutual consent। मतलब आपसी सहमति से अलग अलग रह रहे हैं तो भरण पोषण के अधिकारी नहीं होंगे। ये 125 में बराबर लिखा हुआ है और इसी को मेंटेन नई संहिता में भी किया गया है। तो इसके आधार पे वो अगर लेके आ भी जाते हैं कोई आवेदन 125 का, तो वो चलने योग्य नहीं होगा, क्योंकि म्यूचुअल कांस्टेंट के आधार पे पत्नी उसकी अधिकारी नहीं होगी, वो उसके अधिकार को छोड़ चुकी होती है। जैसा कि मैंने प्रैक्टिकली वीडियो के प्रारंभ में ही मेरे ही खुद के केस का उदाहरण आपको बताया था। हम आगे चलते हैं इसमें कि मुबारत की प्रक्रिया क्या होगी सर। इसमें तलाक का प्रस्ताव पति या पत्नी दोनों में से कोई भी रख सकता है। नंबर दूसरा, सहमति का दस्तावेज, तलाक की शर्तें लिखित रूप में दर्ज की जाएंगी उसमें। अब ये जो डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा इसकी नोटरी करवाना कोई आवश्यक नहीं है, बिना नोटरी के ही वो मान्य किया जाएगा। आप स्टाम्प पे उसकी लिखा पढ़ी करवा लें, गवाह रख लें, फोटो लगवा लें, उनके सिग्नेचर, दस्तखत, आधार कार्ड सभी कर लें, वो विधि अनुसार मान्य किया जाएगा। और उसकी विधिक घोषणा आप चाहते हैं तो उसको अदालत में आप आवेदन देके उसको विधिक घोषणा भी आप करवा सकते हैं। गवाह की प्रक्रिया में गवाहों की उपस्थिति आवश्यक होती है। ये तो हो गई सर। अब अध्याय इद्दत की अवधि, तलाक के बाद पत्नी को इद्दत पूरी करना होती है। अध्याय 6 में सर मुबारत और खुला में अंतर क्या होगा, इस पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। मुबारत और खुला में पति और पत्नी, और खुला में सिर्फ पत्नी, मतलब पति और पत्नी दोनों में से कोई भी प्रस्तावक बन सकता है मुबारत में, और खुला में सिर्फ पत्नी रहती है। सहमति आपसी जरूरी है मुबारत में, और पत्नी का और इसमें पति की सहमति और असहमति से कोई मतलब नहीं है उसमें। उसमें महिला एक प्रस्ताव रखती है, यदि उसको पति मंजूर कर लेता है तो वो उसकी कंडीशन खुला में मानी जाएगी। दोनों की सहमति पर निर्भर करता है। पत्नी महर लौटाती है, उसमें खुला में छोड़ती है कुछ ना कुछ अपना राइट्स। इसमें कानूनी आधार है सर। क्या कानूनी आधार इसमें होंगे, तो शरीयत एक्ट 1937 है, और इसमें कुछ महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय है जो मैंने आपके लिए निकाल के रखे हैं। फतवा आलमगीरी प्रथम 675। दूसरा है शमशाद बेगम बनाम अब्दुल हक 1977। और तीसरा है अब्दुल रहमान बनाम मा कई और BDICC 102 BDFBLB। और गुलाम शाकिरा बनाम उमर बख्श PAD। ये जो फैसले हैं इसमें बताया गया है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि तलाक की प्रक्रिया में उचित प्रक्रिया के महत्व पर जोर दिया गया है, और यह निर्णय तलाक के विभिन्न प्रकारों की वैधता को स्पष्ट करता है, इसमें बताया गया है। मुबारत के लाभ क्या होंगे सर। एक सम्मानजनक तरीका है, आपस में विवाद खत्म हो जाते हैं और हमेशा के लड़ाई झगड़ों से भी व्यक्ति बच जाता है, वरना 8-8 साल 10-10 साल मुकदमे चलते हैं। तकरीबन 8-8 9-9 साल तो मेरे पास ही कुछ प्रकरणों को हो गए हैं जो मेंटेनेंस के और उनके लड़ाई के चल रहे हैं। बार बार जज साहब के सामने हम ले जाते हैं दोनों पार्टियों को, बार बार राजीनामे की कोशिश करते हैं, लेकिन राजीनामा सफल ही नहीं हो पाता। उनके कुछ पॉइंट इतने उलझ जाते हैं कि दोनों पक्ष ऐसे जीवन जीना चाहते हैं। पति दूसरी शादी भी कर लेता, वो अब पत्नी को अलग घर दे के अलग रखने को भी तैयार हो जाता, उनके बीच में फिर भी सर 8-8 साल लग जाते हैं। लेकिन इससे क्या है कि दोनों पक्ष स्वतंत्र होकर अपना जीवन जीना चालू कर देते हैं, क्योंकि सर जीवन लंबा कितना है। शादी होने के बाद अगर 10-12 साल उनके मुकदमेबाजी में निकल गए तो फिर जीवन जिया कहाँ उन्होंने। 30 साल की उम्र, 25 साल की उम्र के बाद शादी हुई उनकी, या 25 साल में शादी हुई, 2-1 साल साथ रहे, 30 साल में अदालत में मुकदमा लगा दिया और 12 साल मुकदमे में लग गए, 42-45 साल की उम्र हो गई, तो जीवन बचा कहाँ सर उनका। पूरा जीवन तो कोर्ट कचहरी में निकल गया। कहाँ संतान पैदा होगी, कहाँ पारिवारिक जीवन जिएंगे, कहाँ साथ रहेंगे, कहाँ उन्नति तरक्की करेंगे, वो तो सब खत्म ही हो गया। तो लड़ने से, ऐसी ऐसी लड़ाई से तो बेहतर है कि आपसी सहमति से बैठ के रास्ता निकाल लिया जाए। तो उसके जो लाभ होंगे मैं बता देता हूँ क्या लाभ है। नंबर 1 है विवाद रहित प्रक्रिया, कानूनी विवाद की संभावना खत्म हो जाती है। समय की बचत, प्रक्रिया जल्दी पूरी होती है। सामाजिक सम्मान, तलाक के बाद भी दोनों की गरिमा बनी रहती है, क्योंकि सामाजिक सम्मान भी बना रहता है कि भाई आपसी सहमति से उन्होंने अलग रहने का कर लिया, तो दोनों का सम्मान बना रहता है। कानूनी प्रक्रिया की सरलता, कम जटिलताओं वाली प्रक्रिया है। इसमें गोपनीयता भी बनाए रखना होती है, सम्मान भी एक दूसरे का बनाए रखना होता है, क्योंकि वो इतने समय तक एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो एक दूसरे की गोपनीयता को भी वो कहीं उजागर ना करें जिससे एक दूसरे का अपमान हो, और अपना अपना जीवन जिए और कोई कमेंट्स और टिप्पणी भी ना करें। इसमें जो मुबारत की सीमा है, सहमति की अनिवार्यता, दोनों पक्षों की सहमति के बिना प्रक्रिया संभव हो ही नहीं सकती मुबारत की।
महिला के अधिकारों की सुरक्षा, महिला के वित्तीय और सामाजिक अधिकारों की सुरक्षा सर इसमें आवश्यक बताई गई है। निष्कर्ष है इसमें कि ये एक शांतिपूर्ण और सम्मानजनक तरीका है। और फिर अंत में समापन है और डिस्क्लेमर है। ये इस प्रकार से ये जो बताया गया है। अब हम इसमें सर जो है कि मेन टॉपिक की ओर चलते हैं। जो इसकी जो ड्राफ्ट है ये शमशाद बेगम का है, मैंने आपको मामला बता दिया। अब्दुल रहमान का भी मैंने आपको बता दिया है। आपसी सहमति से इसका शाब्दिक अर्थ भी इसी बुक में बताया गया है। आप देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहा हूँ। मुबर्रा की परिभाषा भी इसमें बताई गई है। और इसी प्रकार से मुबारक की विशेषताएं जो है कि मैंने शॉर्ट में आपको बता दी हैं, पूरी डिटेल में ई बुक के अंदर लिखी हुई हैं। मुबारकनामे की प्रक्रिया जो चालू होगी, किस प्रकार से प्रस्तावक कौन बनेगा, वो भी मैंने आपको जानकारी इसमें बता दी है। और मुबारक और खुला में क्या अंतर है वो भी ई बुक के अंदर डिटेल में लिखा हुआ है, मैंने आपको संक्षिप्त में जानकारी बता दी है। मुबारक के लाभ, उदाहरण और कानूनी व्याख्या के बारे में भी सर मैंने आपको जानकारी बता दी है। और इसी प्रकार से उदाहरण और कानूनी व्याख्याएं भी हैं। उदाहरण एक पढ़ के सर मैं आपको बता देता हूँ। अली और जोया के रिश्ते में मतभेद बढ़ गया। जोया ने मुबारक के लिए प्रस्ताव रखा, लेकिन अली ने सहमति देने से इनकार कर दिया। ऐसे में बिना अली की सहमति के मुबारक की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती। कानूनी व्याख्या क्या होगी कि मुबारक की प्रक्रिया पूरी तरह से आपसी सहमति पर आधारित होती है। अगर दोनों पक्ष राजी ना हो तो तलाक नहीं हो सकता। ऐसे मामले में अगर पत्नी अलग होना चाहती है तो उसे खुला या न्यायालयीन प्रक्रिया का फिर सहायता लेना होगी, वहां याचिका उसको लगाना होगी। इसमें जो हम आगे बढ़ते हैं सर, और निष्कर्ष है मुबारक की समझ के बारे में बताया है। ये पूरी ई बुक है सर, आप देख रहे हैं। शांतिपूर्ण समाधान की ओर एक कदम है अध्याय 11 में। और डिस्क्लेमर है अंत में। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इसमें समझ सके। अब हम आ गए सर मेन चीज ड्राफ्ट पे, कि यदि किसी एडवोकेट के समक्ष इस प्रकार का मामला आ जाता है तो आपसी सहमति से वो किस प्रकार से ड्राफ्ट तैयार कराएगा। आपसी सहमति से तलाक का समझौता, या ऊपर आप मुबारकनामा और मुबर्रा भी लिख सकते हैं। और यह दस्तावेज भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एक्ट 1937 इस्लामी शरीयत के अनुसार तैयार किया गया है। ये मैंने लिख दिया, आपको उसमें लिखने की आवश्यकता नहीं बताने के लिए। पक्ष एक में पति का पूरा नाम और पक्ष दो में पत्नी का पूरा नाम, आधार कार्ड के हिसाब से पूरा पता लिख दें, निकाहनामा भी आप मंगवा लें। और आपसी समझौते के जो प्रमुख बिंदु है, नंबर एक में आपसी सहमति। ये कलम आपको लिखना होगा कि हमारा आपसी सहमति से विवाह विच्छेद हम कर रहे हैं। दोनों पक्ष अपने स्वतंत्र निर्णय से बिना किसी दबाव या जबरदस्ती के मुबारक के लिए राजी है, बिल्कुल लिखना होगा नंबर एक में। नंबर दो में लिखना होगा मेहर या दहेज का निपटारा। ये मैंने लिख दिया है, मेहर और दहेज का निपटारा। आपको इसके अंदर आपको आपकी कंडीशन और परिस्थिति के हिसाब से दहेज के निपटारे के बारे में उल्लेख करना है। क्या लिखना है? पत्नी ने मेहर की पूरी राशि को स्वेच्छा से माफ कर दिया है, स्वीकार कर लिया है। जो मेहर की राशि हुई थी उस राशि को आपको लिखना है जो निकाहनामे में उल्लेखित होती है। और यदि उसमें से कुछ अंश दे दिया जाता है, कुछ बाकी रखा जाता है, वो लिखा जाता है। वैसे तो सामान्यतः 100% सर पूरा ही दे के एक ही बैठक में सारे काम खत्म कर लिए जाते हैं, क्योंकि वो तो फिर उलझन की बात हो गई कि पता लग रहा है कि 1 लाख मेहर है और पति ने 50,000 दे दिए, और मुबारकनामे की लिखा पढ़ी में लिख लिया कि 50,000 बाकी हैं, और उनकी तलाक भी हो गई, सब कुछ हो गया, दोनों ने अलग अलग शादियां कर ली और पति बेईमानी कर गया, बाकी की राशि देने से उसने इनकार कर दिया। तो फिर पत्नी को कोर्ट में जाना पड़ेगा, फिर इस अनुबंध के बारे में बताना होगा, फिर गवाह सबूत करना होंगे, और फिर अदालत से निवेदन करना होगा कि ये मेरी राशि दिलाई जाए। उसमें भी सर सालों लग जाते हैं। एक ही बैठक में कर लें, 100% काम करें, दोनों पक्ष स्वतंत्र रूप से उनका जीवन जिए, कोई डिस्प्यूट का मतलब दोनों के बीच में संबंध का कोई वो मामला ही नहीं बचे, कोई बेसिक आधार ही नहीं बचे जिसके आधार पर वो फिर एक दूसरे को बता सकें, तो वो सबसे बेहतर है। और इसमें इद्दत की अवधि नंबर 3 में, पत्नी तलाक के बाद शरीयत के अनुसार 3 मासिक चक्र या 3 महीने की इद्दत पूरी करेगी। बच्चों की संरक्षकता, यदि उनको रहते हुए 4-5 साल हो गए, साथ में बच्चे भी पैदा हो गए हैं, तो उनकी गार्जियनशिप किसके पास रहेगी, कौन रखेगा, कौन ध्यान रखेगा, उनका भरण पोषण मेंटेनेंस कौन करेगा, ये सब डिटेल इसी मुबारकनामे की लिखा पढ़ी में लिख ली जाएगी। यदि माता के पास रहते हैं तो उसमें लिखा जाएगा कि माता के पास रहेंगे, लेकिन इसका पूरा खर्चा स्कूल का, दवाई का पिता के द्वारा ही वहन किया जाएगा। पिता के पास रहते हैं तो वो भी स्पष्ट उल्लेख उसमें किया जाएगा। बच्चों की कस्टडी के संबंध में दोनों पक्षों की सहमति के अनुसार लिखा जाएगा, और बच्चों की देखभाल और खर्च की जिम्मेदारी का भी सर उसमें उल्लेख किया जाएगा। संपत्ति और वित्तीय निपटान, यदि साथ रहते हुए उनको 3-4 साल, 5 साल हो गए, और इस बीच कोई प्रॉपर्टी यदि पति ने पत्नी के नाम से खरीद ली, या पत्नी कमाई करती थी तो उसने पति के नाम से खरीद ली, या पति की कोई प्रॉपर्टी है तो उसमें पत्नी को हिस्सा यदि दिया जा रहा है, तो उस पूरी प्रॉपर्टी का उसमें उल्लेख लिखा जाएगा, और किस प्रकार से पत्नी को दिया जा रहा है या बच्चों के नाम की जा रही है, वो उसका पूरा उल्लेख उसमें कर दिया जाएगा।
दोनों पक्षों ने विवाह के दौरान अर्जित संपत्ति और आर्थिक अधिकारों का पूर्ण निपटारा कर लिया है और भविष्य में कोई आर्थिक दावा नहीं करेंगे, ये भी इसमें लिखा जाएगा। गोपनीयता और सम्मान सर, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। क्योंकि वो साथ रहते हैं तो उनको आपस की बातों की गोपनीयता और सम्मान एक दूसरे का बनाए रखना होगा। इसका भी आप उल्लेख मुबारकनामे की लिखा पढ़ी में जरूर करें। दोनों पक्ष तलाक के बाद एक दूसरे की इज्जत और गोपनीयता बनाए रखेंगे और एक दूसरे के खिलाफ कोई अपमानजनक टिप्पणी या मानहानि कार्रवाई नहीं करेंगे। मतलब ऐसी कोई बात नहीं करेंगे कि एक दूसरे के सम्मान में गिरावट हो। क्योंकि अक्सर कई बार ऐसा देखने में आता है, मेरे द्वारा भी एक मुबारकनामे की लिखा पढ़ी की गई थी, तो उसमें पति जो है कि बड़े अपशब्द कहने लगा और उसको बड़े लाछन लगाने लगा, तो दूसरी पार्टी को बड़ा दुख हुआ, उनमें लड़ाई झगड़े की संभावना भी बनी। फिर बाद में उनके बीच में बैठक हुई, लिखा पढ़ी हुई और उसमें गोपनीयता का शब्द का भी लिखाया गया है कि भाई आप ऐसी कोई बात नहीं करेंगे कि किसी के सम्मान को ठेस पहुंचे। क्योंकि आपसी सहमति से कार्य हो रहा है, इसलिए आप इसको आपसी सहमति माने, और अगर आप आपसी सहमति नहीं है तो आप मना कर दें। तो इस प्रकार से बात समझ में आ गई दोनों पक्षों के, और वो मुबारकनामे की प्रक्रिया इस प्रकार से सफलतापूर्वक निष्पादित करवा दी गई मेरे द्वारा। इसमें घोषणा होगी अंत में। ये मुबारकनामे की ड्राफ्ट बता रहा हूँ सर, हम ये पूरी ई बुक के अंदर है। आप जो है कि इस ई बुक की जो लिंक है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा। यदि आपको आवश्यकता महसूस होती है तो आप इसको वहां से परचेस कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया सारी जानकारी इसमें है। 199 रुपए मात्र कीमत मेरे द्वारा इसकी रखी गई है, 199 रुपीज। इसमें पूरी ड्राफ्टिंग भी है। हिबानामे की जो ड्राफ्टिंग, सॉरी मुबारकनामे की ड्राफ्टिंग है, कम से कम 4 ड्राफ्टिंग इसमें अलग अलग पहलुओं से मेरे द्वारा तैयार की गई है। वो सभी इसमें मौजूद है। प्रक्रिया उदाहरण, आपको आवश्यकता महसूस होती है तो आप इसको वहां से परचेस कर सकते हैं। मेरे कई व्यूवर्स के द्वारा कहा गया है कि सर आप जो भी वीडियो बनाते हैं तो उसका पीडीएफ हमें जरूर उपलब्ध कराएं। तो सर ये पीडीएफ मैंने आप लोगों के लिए इसलिए तैयार किया है, और इसको मैं वीडियो के नीचे इसकी लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉपी पेस्ट कर दूंगा। आप जैसे क्लिक करेंगे तो वहां से मेरी साइट पर पहुंच जाएंगे, वहां से आप इसको भुगतान करके परचेस कर सकते हैं। इसमें सर अंत में कुछ घोषणा भी है। इसमें सर जो अंत में घोषणा है दोनों पक्षों के द्वारा जो की जाएगी, हम पति और पत्नी इस मुबारकनामे की सभी शर्तों को समझकर और स्वीकार करते हुए अपने वैवाहिक संबंधों को समाप्त कर रहे हैं। यह तलाक शरीयत और भारतीय कानून के अनुसार वैध और मान्य होगा, ये इसमें घोषणा की जाएगी। हस्ताक्षर होंगे सर आखिरी में पति पत्नी के, तारीख डाली जाएगी और गवाहों के हस्ताक्षर होंगे। दूसरा गवाह पत्नी की तरफ से और एक गवाह पति की तरफ से आप रख लें। इसमें जो महत्वपूर्ण है, इसको तैयार करने के बाद इसे 2 प्रतियों में बनवाकर दोनों पक्षों को अपने अपने पास सुरक्षित रख लें। गवाहों की उपस्थिति में हस्ताक्षर करवाकर नोटरी पंजीकरण बेहतर होगा। इसको सर मैं हटा देता हूं, क्योंकि नोटरी पंजीकरण का मामला सर एक डाउटफुल स्थिति है। ये मैं आपके सामने इसमें से हटा दिया मैंने, क्योंकि पहले ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था। इसलिए मेरे द्वारा इस चीज को इस ई बुक के अंदर से आपके सामने से हटा दिया गया है। क्योंकि इसमें कई नोटरी अधिवक्ता के द्वारा नोटरी सेल को लेटर भी लिखे गए हैं कि सर आप हमें इसमें गाइडलाइन दें कि जो मुबारत और मुबर्रा है, जो मुस्लिम विधि के तहत आपसी सहमति से तलाक होता है और उसमें बगैर न्यायालय की अनुमति के भी किया जा सकता है, तो क्या हम उसकी नोटरी कर सकते हैं? आप जितने भी मेरे व्यवहार से आप भी नोटरी सेल संपर्क करें फोन से, और लेटर भी लिखें, और मैं भी संपर्क करूंगा और वहां से इस बारे में दिशा निर्देश हम प्राप्त करेंगे। यदि नोटरी सेल के द्वारा इस संबंध में दिशा निर्देश दे दिए गए तो हम इस डाउटफुल कंडीशन से बाहर निकल आएंगे और इसकी भी जो है कि नोटरी हम कर सकेंगे। अभी कई जगह हो सकता है नोटरी बहुत से वकील कर भी रहे हो और कई जगह नहीं भी कर रहे हैं, क्योंकि सब जगह डाउट और कंफ्यूजन से है। क्योंकि जिस प्रकार से आपसी सहमति से तलाक हिंदू विवाह अधिनियम के तहत बगैर न्यायालय में याचिका दायर किए लिया ही नहीं जा सकता है, तो जो चीज न्यायालय में याचिका दायर करके ली जा सकती है तो नोटरी वकील के द्वारा उसकी नोटरी नहीं की जाएगी। यहां तक तो हमें समझ में आ रहा है। लेकिन जब इसमें मुस्लिम लॉ में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि बगैर न्यायालय की अनुमति के भी आपसी सहमति से आप तलाक ले सकते हैं, तो वो अपने आप में एक विधिक दस्तावेज है, उसको प्रमाणित ही करना है सिर्फ नोटरी वकील साहब के द्वारा। नोटरी वकील साहब कोई फैसला थोड़ी कर रहा है, उसमें सिर्फ प्रमाणित करना है कि हाँ इन्होंने आपसी सहमति से ये मुबारकनामे की लिखा पढ़ी करवाई है, तो उसको किया भी जा सकता है विधि अनुसार। और चूंकि नोटरी सेल ने ये कहा है कि नोटरी वकील मैरिज ऑफिसर नहीं है, उन्हें सिर्फ दस्तावेज को प्रमाणित करवाने का अधिकार दिया गया है, तो उस मुबारकनामे की लिखा पढ़ी की यदि विधिक घोषणा चाहते हैं दोनों पक्ष मुस्लिम विधि के तहत, तो कुटुंब न्यायालय अधिनियम की धारा 7 के तहत वो आवेदन दाखिल कर सकते हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो नोटरी वकील साहब का काम सिर्फ उनको प्रमाणित करना था, ना कि अदालत की तरह कोई डिग्री प्रदान करना, जिस प्रकार से वो एफिडेविट करते हैं और अन्य दस्तावेज करते हैं। लेकिन और उसका महत्व भी वही होगा,
एक प्रमाणीकरण का। लेकिन फिर भी उसमें दोनों पक्ष यदि चाहते हैं तो वो न्यायालय की अनुमति में, न्यायालय जब विधिक घोषणा करेगा, डिक्री पारित करेगा, तो ही वो विधिक रूप से घोषणा उसकी मानी जाएगी और आपसी सहमति से पर्सनल लॉ के तहत वो मान्य है। क्योंकि ये एक मैटर ऐसा है, तो इसमें नोटरी सेल के अधिवक्ता साथियों ने लेटर भी लिखे हैं। मैंने नोटरी किसी ग्रुप में देखा भी था और मेरे द्वारा भी इसमें कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये मैटर एक ऐसा मैटर है कि मैंने आपको बताया कि पर्सनल लॉ उसकी इजाजत देता है। तो वो दस्तावेज अगर लिखा गया है तो अब नोटरी वकील साहब की उसमें क्या भूमिका होगी, तो इसको हमें नोटरी सेल से इसकी गाइडलाइन लेना जरूरी है। तो आप भी सर संपर्क करें, मैं भी संपर्क करूंगा और उसमें जैसे ही मुझे कोई जानकारी प्राप्त होती है तो इसके बारे में मैं कंप्लीट आपको आगे जानकारी प्रदान करूंगा। तो इसमें अगला यही है कि अगर किसी भी बिंदु पर विवाद की संभावना हो तो स्थानीय वकील या शरीयत से विशेषज्ञ से परामर्श लेना फायदेमंद रहेगा। इसी प्रकार से मुबारकनामा जो है, मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट 1937 के तहत जो है कि इसमें बताया गया है कि इसको बनाया जा सकता है। ये दूसरी ड्राफ्ट है सर, इसमें इसमें भूमिका में दोनों पक्षों के बारे में लिखा हुआ है शुरू में। या ये दूसरी ड्राफ्ट है सर, पहली ड्राफ्ट तो मैंने बताई थी, लगभग एक ही है सभी, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस हो सकता है, देख लें आप, भाषा शैली का फर्क हो सकता है थोड़ा सा। यह मुबारकनामा दोनों पक्षों के बीच पारस्परिक सहमति से वैवाहिक संबंधों को शांतिपूर्ण और गरिमापूर्ण तरीके से समाप्त करने हेतु तैयार किया जा रहा है। दोनों पक्षों ने बिना किसी दबाव, भय या धोखे के पूर्ण समझ और स्वतंत्र इच्छा से यह निर्णय लिया है। ये लिखा जाएगा। शर्त एवं समझौते आएंगे सर। वैवाहिक संबंधों की समाप्ति की तिथि आप जरूर लिख दें इसमें, क्योंकि वो मैंने जो ऊपर आपको बताया था वो आपसी सहमति से उसमें तारीख नहीं बताई गई थी उस वाली ड्राफ्ट में, तो आप लिख दें। दूसरी में मैंने बताई है। मेहर की राशि का निपटान कर दें। इद्दत की अवधि के बारे में तीसरा पैरे में आएगा। चौथे में वित्तीय निपटान आएगा। पांचवें में बच्चों की कस्टडी। छठे में कानूनी बाध्यता। सातवें में गोपनीयता और आठवें में विवाद का समाधान। ये आठों पॉइंट आपको आपकी मुबारकनामे की ड्राफ्ट के अंदर लिखना जरूरी है। यदि आप इसमें से कोई चीज छोड़ देते हैं तो ये माना जाएगा कि ये कमी हो गई है। बाद में अगर उनके बीच में कोई विवाद होगा तो वो मुद्दा जब उसमें लिखा हुआ ही नहीं होगा तो फिर दोनों में लड़ाई झगड़े और विवाद की संभावना बढ़ सकती है। यदि आप एक एक चीज क्लियर कर लें, ये 8 चीज तो मैंने बता दी, लेकिन इसके अलावा भी कोई ऐसी कंडीशन पैदा होती है तो आप उसको भी उस लिखा पढ़ी के अंदर आपसी समझौते में लिखकर पहले ही क्लियर कर लें, ताकि भविष्य में उन दोनों में कोई विवाद की संभावना ही ना हो। क्योंकि ये आखिरी लिखा पढ़ी होगी, उसके बाद दोनों एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। अलग अलग या तो शादियां कर लें या ना करें, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये लिखा पढ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और अदालत में भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाई नींव का पत्थर जिसका हम कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी ये सर, ये आप इसको बड़े समझदारी से काम करें। आखिरी में हस्ताक्षर होंगे पति के और हस्ताक्षर पत्नी के और दो गवाहों के हस्ताक्षर होंगे। और इसकी खासियत यह है कि हर पहलू को इसमें शामिल कर लिया गया है। मेहर, इद्दत, बच्चों की कस्टडी, वित्तीय निपटान, गोपनीयता और विवाद का समाधान इस मुबारकनामे की लिखा पढ़ी में मेरे द्वारा आपको बता दिए गए। और इसमें सर मैं फिर आपको बता रहा हूं कि शरीयत और भारतीय कानून दोनों के तहत वैध है, ताकि यह भारतीय न्यायिक व्यवस्था में भी टिक सके। आसान नोटरीकरण, नोटरी पब्लिक की मोहर लगवाकर इसे कानूनी मान्यता दी जा सकती है। इस वाली लाइन को सर मैं आपके सामने हटा रहा हूं, क्योंकि ये चीज एक ऐसी चीज है कि जिसके बारे में मैं अभी आपको कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। मेरे द्वारा नोटरी सेल इसमें संपर्क लगातार किया जा रहा है कि क्या आपसी सहमति से तलाक की नोटरी वकील साहब के द्वारा लिखा पढ़ी की जा सकती है। ये जो मेरा खुद का पर्सनल केस था, जो कि आपने देखा था कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट महोदय के समक्ष पेश किया गया था 2013 में, उस समय वकील साहब ने उसकी नोटरी की थी। उस समय ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था। फिर 2021 में उसमें एडीजे साहब के द्वारा फैसला भी दिया गया, हालांकि हमारे पक्ष में फैसला हुआ, उस लिखा पढ़ी को मान्य किया गया। वो नोटरी भी थी। लेकिन अब चूंकि एकदम से हालात और परिस्थितियां बदल गई हैं और नोटरी सेल के द्वारा और कई जजमेंटों में भी हाईकोर्ट के द्वारा भी बताया गया है कि विवाह और विवाह विच्छेद से संबंधित दस्तावेजों का निष्पादन नोटरी वकील के द्वारा नहीं किया जाएगा। अब चूंकि वो बात तो मान ली सर, लेकिन आपसी सहमति से कर रहे हैं तो उसमें क्या स्थिति होगी, तो इसके द्वारा आप सभी लेटर भी लिखें और फोन से भी संपर्क करें और वहां से गाइडलाइन लें, और मेरे द्वारा भी इसमें पूरी कोशिश की जा रही है। इसमें जो ई बुक का समापन मेरे द्वारा लिखा गया है, इसमें मैं दोनों को बड़े भावुक शब्द में लिख देता हूँ सर। जो मिला वो भी एक तोहफा था, जो छूटा वो भी मुकम्मल किस्सा था। अब हम अपनी अपनी मंजिल की तरफ इज्जत के साथ बढ़ चले हैं। ये सर इसका समापन हो गया। और इसी में अंत में अरबी भाषा के शब्द के बारे में मैंने इसके बारे में डिटेल लिखी है, और ये कुछ चीज़ें भी इसमें मैंने डिस्क्लेमर भी लिखी हुई है लास्ट में। तो ये इस प्रकार से ये जो मुबारकनामे की लिखा पढ़ी है उसके बारे में मैंने ड्राफ्ट पे मुकम्मल कानूनी जानकारी आपको ई बुक के अंदर प्रदान कर दी है।
इसके साथ एक शपथ पत्र भी आप लगा सकते हैं, लेकिन अब चूंकि नोटरी वकील साहब के द्वारा नोटरी करने का मुद्दा इसमें है वर्तमान में, और वो बहुत जल्द क्लियर भी हो जाएगा, तो वो स्थिति फिर बाद में होगी। क्योंकि नोटरी वकील साहब के समक्ष, वकीलों के समक्ष अक्सर ऐसे मामले आते रहते हैं कि दोनों पार्टियां आपसी रूप से सहमत हैं, पूरा परिवार सहमत है, और सहमति के आधार पे वो आपस में विवाह विच्छेद करना चाहते हैं। तो वो स्थितियां जो भी होंगी सर, मेरे द्वारा भी नोटरी से लगातार संपर्क किया जा रहा है, लेटर भी मेरे द्वारा लिखा जाने की तैयारी कर रहा हूं मैं। आप भी करें, जितने लोग करें, और अगर आप में से किसी भी व्यक्ति को यहाँ से गाइडलाइन प्राप्त होती है कि ये आपसी सहमति से तलाकनामे की जो ड्राफ्ट है, मुबारकनामा, और इसके समर्थन में अगर हम शपथ पत्र तैयार करते हैं, तो इन दोनों दस्तावेजों की क्या नोटरी वकील के द्वारा नोटरी की जा सकती है, क्या यह नोटरी एक्ट 1952 और नोटरी नियम 1956 का उल्लंघन होगा या नहीं होगा, और क्या हम नोटरी वकील साहबों को इसकी अनुमति है, ये जरूर आप लिखें सर। क्योंकि अक्सर ऐसी लिखा पढ़ियां नोटरी वकील साहब के समक्ष आती हैं, कई जगह कर भी दिया जाता है, कई जगह नहीं भी किया जाता है, एक डाउट फॉर कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती है। हालांकि जो है कि इसमें, जो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शरीयत कुटुंब न्यायालय अधिनियम जो है 1984, इसमें धारा 2 में और धारा 3 में कुटुंब न्यायालयों की स्थापना, 4 में न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है, और इसी में जो है कि धारा 7 है, इसमें अधिकारिता के बारे में बताया गया है, अध्याय 3 में अधिकारिता के बारे में बताया गया है। और इसी की धारा के संबंध में जो बताया गया है कि में किसी व्यक्ति के विवाह की विधि मान्यता के बारे में या उसकी वैवाहिक परिस्थिति के बारे में घोषणा के लिए कोई भी वाद या कार्रवाई दाखिल की जा सकती है। इसमें मैं एक स्पेशल वीडियो सर अलग से बनाऊंगा धारा 7 पे, कि वो प्रोसीजर क्या होगी, उस दावे की ड्राफ्ट क्या होगी, उसमें कैसे गवाह कराना है, और किस प्रकार से उसमें सूची अनुसार दस्तावेज अदालत में प्रस्तुत किए जाएंगे। उस पर मैं एक पूरा वीडियो आप लोगों के स्पेशल बनाऊंगा, क्योंकि समस्त अधिवक्ताओं के पास इस प्रकार के मुकदमे भी काफी आते हैं, इस प्रकार की लिखा पढ़ी भी काफी आती है, ड्राफ्ट भी काफी आती हैं। तो उस ड्राफ्ट तो मैंने पूरी क्लियर कर दी सर आपको कि किस प्रकार से ड्राफ्ट लिखी जाएगी, उसमें किन कानूनी बातों का ध्यान रखा जाएगा। और ये आप बिना इसकी नोटरी की भी आवश्यकता नहीं है सर, ये आप बिना नोटरी के भी मान्य है। इसमें कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है मुस्लिम विधि में कि आप उसकी नोटरी कराएंगे तभी मान्य होगा। आपने ऐसे भी लिखा पढ़ी करा ली, वो मान्य होगा। अदालत में आप उसको ऐसे भी पेश करेंगे तो भी मान्य होगा। अगर आप 500 रुपए के स्टाम्प पर भी लिखवा लेते हैं और पति पत्नी के दस्तखत, दोनों पक्षों के गवाहों के दस्तखत करा लेते हैं, उसमें आधार नंबर लिख दें, आप उसमें फोटो चस्पा करवा दें और फोटो पे दस्तखत ले लें, और सभी गवाहों के आधार कार्ड और उस पर भी आप दस्तखत ले लें, तो अपने आप में एक विधिमान्य दस्तावेज माना जाएगा। और यदि आप दोनों पक्ष ये चाहते हैं कि अदालत के द्वारा इसको वैलिड घोषित किया जाए, तो इसी के आधार पर उनको अदालत में आवेदन तैयार देना होगा। कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 की धारा 7B के तहत आवेदन पेश किया जाएगा। इस आवेदन की ड्राफ्ट क्या होगी, इसमें किस प्रकार से गवाह सबूत बयान करवाए जाएंगे, पूरे प्रैक्टिकली नॉलेज के आधार पर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए जरूर बनाऊंगा। और चूंकि आज एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक था कि आपसी सहमति से दोनों पक्षों के बीच में विवाह को किस प्रकार से समाप्त किया जाए, उसकी लिखा पढ़ी क्या होगी, उसमें क्या कानूनी नियम होंगे, क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, इस सब के बारे में मैंने मुकम्मल कानूनी जानकारी इस वीडियो में आपको प्रदान कर दी है। और उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।